हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चिट फंड। ये भी एक प्रकार का वित्त की व्यवस्था करने का एक रिसोर्सेस है, एक स्रोत है, एक माध्यम है। तो चिट फंड क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा संगठन बना दिया और जिसका नाम रख दिया चिट फंड। जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम चिट फंड रख दिया। होता क्या है, चिट फंड कुछ व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक ऐच्छिक संगठन होता है। मतलब कुछ लोग वित्त की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए, वित्त की समस्या का समाधान करने के लिए एक ऐच्छिक संगठन बनाते हैं, जिसमें इच्छा पे निर्भर करता है कि आप सदस्य बन सकते हैं या सदस्य नहीं बन सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं होता है। यानी कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिल करके यह एक ऐसा वित्तीय संगठन होता है जिससे स्वयं की आर्थिक उन्नति का एक प्रयास होता है। उसी को हम बोलते हैं चिट फंड। जो मतलब हमने कहा कि अगर यहाँ पे 10 लोग मिल करके, मान लीजिए 10 लोग मिल करके ये जनता है, और ऐसे लोग क्या है कि वित्तीय सहायता हेतु, वित्त की व्यवस्था करने के लिए यह एक ऐच्छिक संगठन बनाते हैं और जिसका नाम होता है चिट फंड। अभी चिट फंड क्यों नाम पड़ा, इसकी भी हम बात करेंगे कि चिट का क्या मतलब है। चिट के माध्यम से इस फंड का व्यवस्था करना या वितरण करना क्या होता है, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये बताया कि चिट फंड कुछ व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ऐच्छिक संगठन होता है, जिसकी न्यूनतम संख्या, मतलब इस तरह की संस्थाओं का जब निर्माण करते हैं तो जिसकी न्यूनतम संख्या 10 होती है। यानी 10 से कम चिट फंड से संबंधित संस्था का निर्माण करने के लिए 10 से कम व्यक्ति का होना मतलब नहीं हो सकता है। 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम चाहे जितना, यानी न्यूनतम 10 संख्या और अधिकतम चाहे जितना भी संख्या हो सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप संस्था का निर्माण बड़े स्तर पर नहीं करना चाहते हैं तो कोई जरूर नहीं है, जो आप संख्या निर्धारित करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसकी संख्या का कोई निर्धारण नहीं कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जितना भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 10 सदस्य संख्या होनी चाहिए। और इस तरह के चिट फंड से संबंधित जो काम भारत के बड़े बड़े नगरों में किए जा रहे हैं, मतलब चिट फंड से संबंधित संस्थाओं का निर्माण या संस्था का जो लाभ भारत के बड़े बड़े नगरों में किए जा रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। जैसे मान लीजिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, मतलब भारत के जो बड़े बड़े नगर हैं, ऐसे बड़े बड़े नगरों में चिट फंड संस्थाएं काम कर रही हैं। वर्तमान में अगर हम देखें, भारत में वर्तमान में देखें तो 2000 से अधिक चिट फंड कंपनियां काम कर रही हैं और जो 250 से 300 करोड़ का कारोबार प्रति वर्ष इनका है। यानी भारत में 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार इस चिट फंड कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या है ये चिट फंड, इसमें होता क्या, कार्यविधियां क्या होती है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कार्यविधि को चिट फंड, मान लीजिए एक संस्था का हमने निर्माण कर दिया, व्यवहारिक भाषा में बता रहे हैं, तो चिट फंड कंपनियों के जो सदस्य होते हैं उसी सदस्य में से एक व्यवस्थापक भी होता है और मतलब संचालनकर्ता भी होता है। मतलब एक संचालनकर्ता होता है, एक संचालनकर्ता होता है जो इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करता है। उसी सदस्य में से एक सदस्य होता है।
जो सदस्यों के द्वारा, यानी जो क्या होता है, इस सदस्य का काम होता है कि संगठन द्वारा कोष का निर्माण कैसे किया जाए। मतलब जैसे हमने बताया कि संचालक का काम एक व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि न्यूनतम संख्या हमने 10 बताया, हमने अधिकतम संख्या मान लीजिए 50 कर लिया, इसमें अधिकतम संख्या हमने 50 का कर लिया, जो हमारे 50 हमारे लोग हैं। तो इन 50 से क्या करेंगे, पर मंथ एक न्यूनतम धनराशि का निर्धारण किया जाता है, यानी प्रति माह है हर व्यक्ति को एक न्यूनतम धनराशि मिल करके बैठ करके हम समझ लेते हैं कि आप कितनी धनराशि तक पर मंथ इस संस्था में आप डोनेट कर, मतलब जमा कर सकते हैं, इस कोष में कितनी आपकी सहभागिता हो सकती है। तो सभी लोगों ने एक मुंह से एक स्वर से 1000 रुपया बताया कि हम पर मंथ किसी न किसी व्यवस्था से 1000 रुपया इस संस्था को हम दे देंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही हर सदस्य यहाँ 1000 रुपया जमा करता है, 1000 रुपया जमा करता है, और ऐसे 1000 रुपया जमा करने से समझिए कि इसके पास पर मंथ 50,000 रुपया जमा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर अधिकतम संख्या 50 है और पर मंथ एक सदस्य से 1000 रुपया जमा करना है, तो एक महीने में इसमें 50,000 रुपया का कोष का निर्माण हो जाएगा, 50,000 कोष के निर्माण हो जाएगा। जैसे ही व्यक्ति 1000 रुपया इसमें जमा करता है तो उसके नाम एक चिट यानी एक पर्ची लिख करके दे दिया जाता है कि 1000 रुपया इनका जमा हो गया, और वो पर्ची अपने पास सुरक्षित रखते हैं, और हर महीने का एक लास्ट डेट या एक निश्चित डेट जो आप इस सदस्य के द्वारा एक निर्धारण किया गया हो, जैसे मान लीजिए 30 तारीख को हमने जमा का डेट रखा है, तो 30 तारीख 50,000 रुपया इस कोष में आ गया, और पहली तारीख को मान लीजिए हमको ड्रा करना है। देखिए इसमें क्या कार्य, लाठी हेतु सदस्यों की पर्ची डालने की विधि। तो इस तरह से हमने देखा 50 लोगों का 50,000 रुपया जमा हो गया, और सब 50 लोगों को चिट हमने भी दे दिया कि 1,000 रुपया आपका इस महीने में जमा हुआ है। तो लाठी हेतु सदस्यों की पर्ची डालने की विधि, तो क्या किया जाता है, एक निश्चित, जैसे मान लीजिए 10 तारीख को मतलब एक निर्धारित किया गया, यानी 10 तारीख को निर्धारित किया गया, तो ये 50 पर्ची को समझिए कि एक जगह रखा जाएगा। 50 पर्ची को, यहाँ पे 50 पर्ची हो गया, 50 पर्ची हो गया, और 50 पर्ची में किसी एक छोटे बालक या इस सदस्य संख्या में, मतलब इस सदस्यता न लिया हो, किसी अननोन व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया जाता है, और उससे एक पर्ची निकाला जाता है, उसमें से एक पर्ची निकाला जाता है, और एक पर्ची निकाल करके उसमें पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पर्ची निकाला गया और रमेश नाम की पर्ची निकल गई, तो जो रमेश जी हैं, यानी रमेश नाम की पर्ची निकल गई, तो इसमें जो 50,000 रुपया की धनराशि है वो रमेश जी को क्या किया दिया जाएगा, 50,000 रुपया दे दिया जाएगा। रमेश, इस पर्ची से ड्रा के माध्यम से रमेश जी की पर्ची निकली है, तो एक महीने की जो टोटल धनराशि 50,000 रुपया है, उस 50,000 को रमेश जी को क्या किया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, क्योंकि लॉटरी में इनकी पर्ची निकल गई है। अब नेक्स्ट महीने देखिए, नेक्स्ट महीने नियमित धनराशि जमा करना है। ऐसा नहीं कि रमेश जी की पर्ची निकल गई तो रमेश जी अगले महीने से 1,000 रुपया की जो सदस्यता राशि है नहीं जमा करेंगे, उनको जमा करना है, यानी नियमित उनको 1,000 रुपया जमा करना है, जब तक यह आपका 50,000 रुपया की रकम यहाँ इसमें पूरी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने जमा किया और छोड़ करके चले गए, हमको 50,000 मिल गया, हम छोड़ दे, फिर नेक्स्ट महीने से पैसा नहीं जमा कर, नहीं, उनको पैसे जमा करने हैं। तो ये क्या, नेक्स्ट महीने में, फिर नेक्स्ट महीने में यहाँ पे सभी लोगों को 1,000 रुपया मतलब यहाँ पे जमा किया गया,
दूसरे महीने में 50,000 रुपया हो गया। और 10 तारीख को यानी 10 तारीख को फिर क्या हुआ, इसमें ड्रा होगा तो रमेश जी की पर्ची इसमें अब नहीं डाली जाएगी, क्योंकि रमेश जी को तो 50,000 रुपया का लाभ मिल चुका है, इसलिए इसमें अब 49 पर्ची होगी। अब इसमें 49 पर्ची होगी और 49 पर्ची में फिर से एक व्यक्ति के द्वारा इसमें ड्रा किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए रमेश जी की पर्ची निकल गई, दूसरे में महेश जी की पर्ची निकल गई, तो महेश जी को अब फिर से क्या हुआ, 50,000 रुपया महेश जी को दे दिया जाएगा। यानी अब महेश जी को दूसरे महीने में महेश जी को 50,000 रुपया दे दिया जाएगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक 50 लोगों की पर्ची ड्रा के माध्यम से निकल नहीं जाता है। यानी 50, जब 50वां राउंड आएगा तो समझिए कि 50वां व्यक्ति को भी 50,000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन जो धनराशि जमा करने का है, जिसका निकला है उसका भी और जिसका नहीं निकला है उसका भी, उसको पर मंथ 1,000 रुपया इसमें नियमित जमा करना आवश्यक होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को जब तक 50,000 रुपया ड्रा के माध्यम से मिल नहीं जाता है तब तक यह क्रम चलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं चिट फंड। तो इस तरह के फंड की व्यवस्था करके एक मुश्त किसी व्यक्ति को 50,000 रुपया मिल जाता है और वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है और 1,000 रुपया पर मंथ इसमें जमा करता रहता है। इसी को हम बोलते हैं चिट फंड, इसी को हम बोलते हैं चिट फंड। लेकिन और भी आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करते हैं। चिट फंड आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रा के माध्यम से व्यक्ति को इसमें जमा धनराशि पूरी दे दी जाती है और नेक्स्ट महीने में उस व्यक्ति को ड्रा पर्ची नहीं डालनी पड़ती है। जो नेक्स्ट जो बचे होते हैं उतनी ही पर्चियों की गणना उसमें की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं वैधानिक व्यवस्था। वैधानिक का मतलब है कि लीगल, कानूनी व्यवस्था। तो वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 1982 में चिट फंड अधिनियम यानी चिट फंड अधिनियम 1982 बनाया गया और कोर्ट को एक समझिए कि चैलेंज दिया गया कि इसे वैधानिक करार दिया जाए। लेकिन कोर्ट के द्वारा 1993 में इसे वैधानिक ठहराया गया। और लेकिन चिट फंड अधिनियम की जब बात आती है तो आप बताएंगे चिट फंड अधिनियम की स्थापना 1982 में बनाया गया, जिसके तहत जो इन तरह के संस्थाओं के द्वारा अपनी आर्थिक व्यवस्था की व्यवस्था बनाते हैं उनकी सुरक्षा हेतु एक चिट फंड अधिनियम 1982 बनाया गया। तो हमने देखा कि वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 1982 में चिट फंड अधिनियम बनाया गया। अब इसमें कुछ और देख सकते हैं, किसी में लगे थोड़ा बहुत लाभ को भी देखते हैं, हानि को भी देखते हैं। तो लाभ को देखते हैं तो बचतों को प्रोत्साहन, यानी अगर हम लाभ देखते हैं, लाभ इसमें तो बचतों को प्रोत्साहन, और हम देख सकते हैं कि एक मुश्त धनराशि यानी एक मुश्त धनराशि का प्रोत्साहन, यानी एक मुश्त धनराशि की प्राप्ति। पहले दो समझते हैं, यानी ये लाभ हैं बचतों को मैंने हम इस 50,000 रुपये की टारगेट से प्रभावित होकर के, प्रोत्साहित होकर के हम अपने अंदर एक बचत की आदत डालते हैं। इसी बहाने हम एक बचत की आदत डालते हैं कि चाहे किसी तरह से 1,000 रुपया हमें इस संस्था में जमा करना है और धीरे धीरे कम से कम ये 50,000 रुपया हमें मिल जाएगी। एक मुश्त यानी एक मुश्त धनराशि की प्राप्ति, यानी 1,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं लेकिन आपको एक मुश्त 50,000 रुपया मिल जाता है, जिससे आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आपातकाल में सहायक, यानी अगर हम देख सकते हैं तीसरे रूप में देखते हैं तो आपातकाल में सहायक, आपातकाल में
सहायक। हम धीरे धीरे इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। कभी कभी क्या होती है कि हमारे पास कोई कैजुअलिटी आ जाए, मतलब किसी घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया, या कोई बहुत ही आवश्यक काम पड़ गया जिसमें 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो क्या होता है भाई, अगर संस्था में 50 लोग हैं, अगर 49 लोगों से अधिक इमरजेंसी इस व्यक्ति को है, तो 49 लोग क्या करते हैं, हो सकता है मैनेज कर ले, इस महीने में किसी को नहीं लेना है, इस आपातकाल वाले व्यक्ति को 50,000 रुपया बिना डरा के ही दे दिया जाए, क्योंकि हम लोगों से सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है। तो इस तरह से हम देखें कि उसको दे दिया जाता है 50,000 रुपये। एक मिनट। तो एक मुश्त धनराशि उस 50,000 रुपया उसको दे दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं आपातकाल में सहायक। पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी चौथे नंबर पे हम देख सकते हैं कि पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे को बढ़ावा देने का भी काम किया जाता है। जहाँ पे 50 लोग मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारी बातें निकल करके आती है और एक दूसरे को सहयोग की भावना के माध्यम से इस संस्था का निर्माण किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे में सहयोग की भावना बढ़ती है, क्योंकि एक संस्था में काम करने पे अपनत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सहयोग की भावना भी बनती है। अब देखिए हानि भी होता है कि इसमें हानि भी है। अगर हम लाभ की बात करते हैं तो हानि की भी बात करते हैं, जैसे किस्तें चुकाना बंद करना। बहुत सारे लोग हैं कि किस्तें चुकाना बंद करना, यानी क्या होता है कि जैसे उनको धनराशि 50,000 रुपया मिल जाती है तो क्या करता है वो किस्त चुकाना बंद कर देता है, आनाकानी करने लगता है, दिक्कतें पैदा करने लगता है। तो जैसे अगर किसी में लाभ है तो कहीं कहीं कुछ हानि भी है, तो हानि को भी हमें देखना पड़ेगा। धोखाधड़ी तथा बेईमानी, अगर हम देख सकते हैं धोखाधड़ी तथा बेईमानी, यानी इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनकी जानकारी नहीं के बराबर होती है, तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है, उनके साथ बेईमानी हो जाता है, पैसे का लेन देन का कहीं कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, हिसाब किताब उनको समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक काम होता है, धोखाधड़ी तथा बेईमानी का भी काम हो सकता है। पारस्परिक मतभेद, कभी कभी क्या होता है कि लॉटरी के द्वारा ऐसा होता है कि लगता है कि उनके साथ कोई जानबूझ करके व्यवस्थाएं बना गई है, कोई मतलब इस तरह से एक दूसरे में मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा हानि भी है, नुकसान भी है। अब इसको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? इसके दूर करने के उपाय क्या सब? पंजीकरण हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, अंकेक्षण होता है। यानी पंजीकरण कर, जैसे मान लीजिए जो जहाँ पे इसका पंजीकरण होता है उसको पंजीकरण करा लेना चाहिए। पंजीकरण कराने से संस्था पे पूरी तरह से जहाँ पे हम पंजीकरण कराएं उसका नियंत्रण होता है। उसका अंकेक्षण, वो अंकेक्षण भी करता है, यानी अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग करता है। हर 6 महीना पे अगर हम उसका ऑडिटिंग करेंगे कि पैसे कितने आए, किसको दिया गया, क्या कारोबार रहा, इसमें प्रॉफिट लॉस क्या स्थिति रहा, तो अंकेक्षण होगा, तो इसमें बेईमानी करने की स्थिति से हम बच सकते हैं। नियंत्रण, जिस तरह से देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों पे अपना या समस्त बैंकों पे कंट्रोलिंग पावर रखता है, उसी तरह से एक ऐसी व्यवस्था हो या सरकार के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा जो इस पर नियंत्रण करे, जो ताकि सभी व्यक्तियों को सही जगह पे पैसे का बंटवारा हो सके, मिल सके, और किसी तरह से कोई गैर कानूनी काम न कर सके, भेदभाव न हो सके, आपस में मतभेद की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा चिट फंड क्या है, इसके लाभ, दोष और इसके उपाय करने की व्यवस्थाएं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में हम लोग एक निधियां हैं उसका जिक्र करेंगे। इसमें ऋण कार्यालय है, फिर नाबार्ड है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक एक करके हम इसका अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही। चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। धन्यवाद।